लेक्चर जो है उसको कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की बात कर रहे थे। भाई रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग स्पाइरोमीटर कहते हैं। स्पाइरोमीटर जो होता है वो सारे वॉल्यूम और कैपेसिटी को कैलकुलेट तो कर सकता है, लेकिन कभी भी वो रेसिडुअल वॉल्यूम को नहीं कैलकुलेट कर सकता। यस, रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है इसको स्पाइरोमीटर हमारा कैलकुलेट नहीं कर सकता है। और अगर वो रेसिडुअल वॉल्यूम को कैलकुलेट नहीं कर सकता, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? ये तो इस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम ही होता है ना, इसको भी कैलकुलेट नहीं कर सकता है ये। और ये टोटल लंग कैपेसिटी जो होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इसको भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है भाई, देखो ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें ये जो लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज होती है वो अल्टर होती है। जैसे किसी को भाई लंग डिजीज होता है ना, तो उसका जो वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी कम हो जाता है। और जो ट्रेंड एथलीट होते हैं उनका वाइटल कैपेसिटी जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, हम जो है इसी चीज को थोड़ा सा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को थोड़ा सा अलग तरीके से एक ट्रिक से लर्न करने की कोशिश करते हैं। समझिए आप। चलिए भाई आइए देखते हैं। अगर मान लो, ध्यान से सुना आप मेरी बात को, अगर ये लाइन जो है, ये लाइन जो है इसके ऊपर है इंस्पिरेशन और इसके नीचे है एक्सपिरेशन, तो जो पहला वॉल्यूम दैट यू विल ब्रीद इन वो क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम होगा। तो ए हो गया टाइडल वॉल्यूम। और नीचे ब्रीद आउट कर रहे हो तो पहला जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है, ई क्या होता है, एफ क्या होता है, जी क्या होता है, एच क्या होता है? सबको एक एक करके बताइए। चलिए बताएं। टाइम है आपके पास। चलिए इसको देखते हैं। समझो आप, देखो अगर ए टाइडल वॉल्यूम है तो टाइडल वॉल्यूम के बाद से आप कौन सा वैल्यू ब्रीद इन कर सकते हो? तो टाइडल वॉल्यूम के बाद से आप ब्रीद कर सकते हो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये जो बी होगा ना, बी, बी हो गया भैया आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बी हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और सी क्या होगा? देखो सी जो होगा ना वो होगा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, डी तो टाइडल वॉल्यूम था। ई क्या होगा? तो ई आप बताओ कि टाइडल वॉल्यूम के बाद से इमीडिएटली आप क्या ब्रीद आउट करते हो? तो वो आप ब्रीद आउट करते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ई जो है वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, एफ क्या होगा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद से आप क्या ब्रीद आउट करते हैं? तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के पास हम ब्रीद आउट करते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, जो एयर रहता है हमारे लंग्स में वो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, जी क्या होगा? जी भाई रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फिर आपसे पूछा जाए आई क्या होता है? आई हो गया भाई वाइटल कैपेसिटी। और एच क्या होता है? एच होता है टोटल फेफड़ा कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, देख लो आप इसको याद कैसे करना है मैं बता दे रहा हूं। आप क्या करो, दो एम बनाओ, ये एम एक बना दो। ठीक है, और इधर से दूसरा ओवरलैप एम बना दो। ठीक है, और फिर ये सारी चीजें लिख करके आराम से याद कर लीजिए। मैंने पहली बार इसी के हेल्प से याद किया था। मैंने जो पहली बार याद किया था ना, तो मैंने इसी के हेल्प से याद किया था।
फिर गलती कर बैठा है, गलती। ठीक है, तो चलिए हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को आगे लेकर के चलते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस? इंटरेस्टिंग फैक्ट है, समझने की बात करते हैं। देखो, हमारे बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, जो आप ब्रीद इन करते हो, अल्टीमेटली वो हमारे एल्वुलाई में जाता है। और एल्वुलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है ना भाई, वो एल्वुलाई के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। कैसे होता है समझिए। देखो, गैसेस ना हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव करते हैं। इसका मीनिंग क्या है समझते हैं। अच्छा, आपका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर टोटल कितना प्रेशर आपके ऊपर एग्जर्ट करता है? भाई ये एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर 760 mmHg प्रेशर एग्जर्ट करता है ना। यस करता है। इस 760 mmHg प्रेशर में नाइट्रोजन की भी प्रेशर है, ऑक्सीजन का भी प्रेशर है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रेशर है। मेनली इन थ्री गैसेस का प्रेशर है। अब क्या है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, इसलिए नाइट्रोजन का प्रेशर सबसे ज्यादा है, और वो होता है 600 mmHg। ऑक्सीजन जो होता है उसका परसेंटेज कम है, तो वो 159 mmHg प्रेशर एक्सर्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 mmHg प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो हर गैस का जो ये अपना इंडिविजुअल प्रेशर होता है, इसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। गैसेस के मिक्सचर में, समझना बात को, गैसेस के मिक्सचर में एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है ना, उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, इतना समझ रहे हो आप? अब सुनिए, समझे। जब आप ब्रीद इन करते हो तो ऑक्सीजन ही अंदर क्यों जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर क्यों आता है, ये भी समझते हैं। देखो, जब आप ब्रीद इन करते हो तो अल्टीमेटली एयर को कहाँ जाना होता है? एल्वुलाई में जाना होता है ना। तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है, उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें पार्शियल प्रेशर है 159 mmHg। कितना है भाई? 159 mmHg। और वहीं पर इसी ऑक्सीजन का प्रेशर अगर आप एल्वुलाई में देखेंगे तो इट इज 104 mmHg। मतलब ऑक्सीजन किधर जाना है? अंदर ही जाना है। ऑक्सीजन अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा ही जाएगा। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो होता है, वो एल्वुलाई के अंदर 40 mmHg होता है, और बाहर होता है सिर्फ 0.3 mmHg। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर ही जाना। ठीक है। अच्छा, आप जब आप ब्रीद इन करते हो तो एल्वुलाई से ऑक्सीजन अंदर जाता है ना, वो क्यों जाता है समझिए। देखो, जो एल्वुलाई से ऑक्सीजन ब्लड में क्यों जाता है समझिए। देखो, जो ब्लड यहाँ पर ऑक्सीजन लेने के लिए आता है, उस ब्लड को हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ 40 mmHg होता है। और जो एल्वुलाई में एयर है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg। तो जाहिर सी बात है, एल्वुलाई से ऑक्सीजन अंदर ही जाएगा। लेकिन वहीं पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, वो होता है 104 mmHg, सॉरी 45 mmHg। और एल्वुलाई के अंदर सिर्फ 40 mmHg है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुल ब्लड से एल्वुलाई के अंदर ही जाएगा। ठीक है, और एल्वुलाई से बाहर चला जाता है। तो गैसेज भाई देख लो, गैसेज हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। देखो, ये जिस लेयर को क्रॉस करके इन गैसेस को बाहर जाना है या अंदर जाना है, वो लेयर, वो थिकनेस जितना ज्यादा होगा, गैसेस का एक्सचेंज उतना कम होगा। और जितना थिकनेस कम होगा वहां पर गैसेस का एक्सचेंज फास्ट होगा। तो भाई देखो, यहां पर देखो, अगर एल्वुलाई से ब्लड में जाना है गैसेस को, तो सबसे पहला लेयर वो क्रॉस करती हैं, तो वो तो एल्वुलाई का लेयर क्रॉस करती हैं। एल्वुलाई का सेलुलर लेयर क्रॉस करती हैं। आपको पता होगा कि एल्वुलाई के अंदर सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम होता है ना, तो ये सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम का सेलुलर लेयर पहले एल्वुलाई क्रॉस करता है फर्स्ट। उसके बाद से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस करता है सेकेंड। एंड थर्ड, सेलुलर लेयर ऑफ इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरी है उनके इंडोथीलियम के सेलुलर लेयर को क्रॉस करके फाइनली गैसेस अंदर चली जाती है, अंदर से बाहर जाती है। तीन लेयर क्रॉस करते हैं। इन तीनों लेयर का टोटल थिकनेस जो होता है ना, वो 1 mm से भी कम होता है। इसीलिए यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज बहुत फास्ट होता है। फाइन। सेकेंड थिंग, अगर इन, अच्छा, आई मीन गैसेस का अगर थिकनेस कम कर दोगे ना, आई मीन थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन बढ़ा दोगे ना, तो गैसेस का एक्सचेंज स्लो हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। जो गैस जितना ब्लड में सॉल्युबल होती है, समझना बात है। हमारे बॉडी में यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। ब्लड में भी तो वाटर ही है ना। जो गैस वाटर में जितना ज्यादा सॉल्युबल हो, उसका एक्सचेंज तेजी से होगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो तीन फैक्टर्स होते हैं जो गैसेस के एक्सचेंज को अफेक्ट करने का काम करते हैं। अब हम देखेंगे, इसके बाद से देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। थोड़ा सा हम एनसीईआरटी में देखते हैं कि भाई एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वुलाई इज प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यस, एल्वुलाई जो होता है, एल्वुलाई प्राइमरी साइट होता है गैसेज का एक्सचेंज के। Exchange of gases also occurs in blood and tissues, occurs between blood and tissues. Oxygen and carbon dioxide are exchanged in this site by simple diffusion, mainly based on pressure gradient। वही तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि पार्शियल प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है, उसी के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, solubility of gases as well as thickness of membrane involved in diffusion is also some important factor that can affect the rate of diffusion। yes, वही तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन और कैसे solubility of gases एक्सचेंज को अफेक्ट करती है। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैसेस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, and it is represented by PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide। Partial pressure of these two gases are atmospheric airs इन फिगर 14.3। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में, उसका पार्शियल प्रेशर होता है 159 mmHg। एल्वुलाई में 104 mmHg होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है। वो कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा। और टिश्यू में 40 होता है, ये कैसे होगा मैं बताऊंगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये इसका एटमॉस्फेयर में 0.3 होता है, और एल्वुलाई में 40 होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 कैसे होता है मैं बताऊंगा, और टिश्यू में 45 कैसे होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, अब चलिए इसमें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। एकदम सिंप्लीफाइड डायग्राम में बताया है मैंने। एक शब्द भी भाई, एक एक बात को आपके दिमाग के अंदर सेट करके रख देंगे हम। ठीक है, ध्यान से लेक्चर को सुनना आप लोग। और भाई अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, इतना मेहनत कर रहे हैं हम, है ना। आकाश से फुल टाइम एम्प्लॉय है, उसके बाद से आने के बाद से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं हम। चलें ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 104 mmHg। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए आता है, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 40 mmHg। ठीक है, अब होता क्या है कि गैसेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है ना। ये देखिए मूव कर रही हैं ये गैसेज। अब क्या है कि गैसेज जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, और ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल हो जाता है 95 mmHg। ठीक है, पहले ऑक्सीजन कम था और अब ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, तो आप क्या बोलोगे, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे ना। तो ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है 95 mmHg। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन ब्लड में रहता कहाँ है? देखो, ऑक्सीजन जो है रेड ब्लड सेल के अंदर डिफ्यूज होकर के जाता है, और वहां पर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से ये बाइंड करता है, और हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ये बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, यहाँ पे बाइंडिंग हो रही है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा, बस बाइंड बाइंड हो रहा है। तो 97% जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और 3% जो होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के
हमारे एल्वोलाई से चल देता है पूरे बॉडी में देने की। वहां से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हमारे हार्ट में आता है, ठीक है। और हार्ट से इसको पंप कर दिया जाता है बॉडी के हर टिश्यू में। मतलब चाहे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं हाथ रख लो, हर जगह इसको पंप किया जाएगा, हर जगह भेजा जाता है। अब टिश्यू में जो ब्लड आता है वो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है 95 mmHg। फाइन। टिश्यू जो होता है, टिश्यू में मैं जैसा हमने डिस्कस किया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, देखो टिश्यू मतलब हर सेल तक जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है ब्लड कैपिलरीज से, तो टिश्यू तो मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन यूज करने वाले होते हैं ना, तो उनके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, वो सिर्फ 45 mmHg। तो ये ट्रांसपोर्ट होकर के टिश्यू में आया। टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ 40 mmHg है, क्योंकि ये तो खुद नंगा है ऑक्सीजन के मामले में, ये तो सारा ऑक्सीजन यूज कर चुका है। तो तेजी से फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन एंटर करता है, और ऑक्सीजन एंटर होने के बाद से टिश्यू फिर उसको यूटिलाइज करने का काम करता है। इस तरह से ऑक्सीजन डिलीवर होता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन क्या है कि टिश्यूज जो है, अगर वो टिश्यूज से टिश्यू के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है, तो यहाँ पर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है, और फिर ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। ऐसा टिश्यू में ही क्यों होता है? मतलब समझे आप, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97% आया था ना ऑक्सीजन। भाई जब ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर वो डिसोसिएट कैसे हो गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट कैसे हो गया? तो समझिएगा बात। देखो जो हाई प्रेशर ऑफ, समझना आप, ये जो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना टिश्यू के अंदर, इसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है, और इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं बोर्स इफेक्ट। एक्सक्यूज मी। टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। वो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करवाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन फोर्स इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात है कि ये ऑक्सीजन जो है ये कैसे ट्रांसपोर्ट होकर के आ रहा है। देखें, 97% ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट होकर के आ रहा था किस फॉर्म में? बेटा 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर के आ रहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। समझना बात को, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है ना, देखो हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है, ये एक्चुअली हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। इसके दो पार्ट हैं, एक है प्योरली प्रोटीन पार्ट जो ग्लोबिन कहते हैं, और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट जो एक कॉम्प्लेक्स रिंग होता है, पोरफायरिन रिंग होता है, जिसको हीम कहा जाता है। अब ये पोरफायरिन रिंग जो होते हैं ना हीम, ये टोटल चार होते हैं। हमारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर चार हीम होते हैं, और जितने हीम में होते हैं उतने ही Fe2+ आयन होता है उसके। कौन से आयन? Fe2+ आयन। और जो ग्लोबिन पार्ट होता है, ग्लोबिन पार्ट के अंदर टोटल चार अमाइनो एसिड के चेन होते हैं, दो अल्फा अमाइनो एसिड के चेन जिसके अंदर 141 अमाइनो एसिड है, और दो बीटा अमाइनो एसिड के चेन होते हैं जिनके अंदर 146 अमाइनो एसिड। ओके। अब जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो हीम से ही बाइंड करता है। जैसे ये फर्स्ट हीम से ऑक्सीजन बाइंड किया, फिर सेकेंड हीम से ऑक्सीजन बाइंड किया, फिर थर्ड हीम से ऑक्सीजन बाइंड किया, और फोर्थ हीम से ऑक्सीजन बाइंड किया। इस तरह से मैक्सिमम ये चार हीम से, ये मैक्सिमम चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ही यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग होती है वो कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्या होता है समझिए। देखो हीमोग्लोबिन से जो पहला ऑक्सीजन बाइंड हुआ ना, तो अब वो हीमोग्लोबिन नहीं रहा, वो वन ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। और वन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी जो होती है वो हीमोग्लोबिन के कंपेयर में काफी ज्यादा होती है। फिर अब ये टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। अब टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी वन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से भी ज्यादा थी ऑक्सीजन के लिए, तीसरा बाइंड हुआ। ऐसे चार चार बाइंड होते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। देखिए, अगर एवरेज देखा जाए तो हमारे ब्लड में
15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ब्लड। वो जो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है ना, इसमें से 1 ग्राम हीमोग्लोबिन को अगर देखोगे आप, सो ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड विथ 1.34 ml ऑक्सीजन। यस, कितने ऑक्सीजन से बाइंड करता है? 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड विथ 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। होप माई पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फिर 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, तो कर लो मल्टीप्लाई। 15 इंटू 1.34, 15 इंटू 1.34 आएगा लगभग 20 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लो 20.1 आ गया ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आपका 100 ml ब्लड जो है वो 20.1 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। 20 ml एवरेज लेकर के चलेंगे, इतना ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन डिलीवरी के जाता है टिश्यू के अंदर, तो सिर्फ उसमें से 5 ml, नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ उसमें से 5 ही ml ऑक्सीजन डिलीवर होता है। बाकी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल कम बैक। वाई? ऐसा क्यों होता है? हमारा बॉडी जो है वो कुछ रिजर्व ऑक्सीजन रखना चाहता है। जब आपके ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, समझना बात को, कई बार जैसे मान लो कि आप दौड़ने लगे, हैवी एक्सरसाइज करने लगे, तो उस समय ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो जब भाई ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है ना, तब क्या होता है कि यही जो आपका 100 ml ब्लड है, ये 15 ml इंस्टेड ऑफ 5 ml, नाउ दे डिलीवर 15 ml ऑफ ऑक्सीजन। समझ रहे हैं आप लोग? नॉर्मल कंडीशन में 5 ml, नॉर्मल कंडीशन में 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, बट इफ इट इज कंडीशन ऑफ एक्सरसाइज और समथिंग, देन इट विल इंक्रीज टू 15 ml। तो देख लो आप कितना कंजप्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भाई मैंने कंप्लीट कर दिया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। थोड़ा सा हम इसी को देख लेते हैं, एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। देखिए एनसीईआरटी में भी तो यही दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्या दिया है यहाँ पर? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg है ना। तो देखो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर जब जाता है तो ये पल्मोनरी वेन से हार्ट में जाता है। क्योंकि मैंने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया नहीं है, तो मैंने इस चीज को स्पेसिफाई करके नहीं बताया किससे जाता है किससे आता है, लेकिन पल्मोनरी वेन से ये लेफ्ट एट्रिया में आता है, और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है, और वहां से आयोटा जो है इसको हार्ट टिश्यू में भेज देती है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हर टिश्यू के पास आता है, तो इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg होता है, और टिश्यू के अंदर कम होता है, तो तेजी से ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर एंटर करता है। फाइन। अब कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को देखो, इंटरेस्टिंग है, समझिए। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें पार्शियल प्रेशर इसका सिर्फ 40 mmHg होता है। लेकिन जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर ये होता है 45 mmHg। इसका मतलब क्या है? टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से तेजी से ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर जाएगा। तो फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल कम होकर के 95 से हो जाएगा सिर्फ 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा हमारे ब्लड में, और इंक्रीज होकर के हो जाएगा 945 mmHg। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रिया में जाता है, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से ये एल्वुलाई में जाता है, और एल्वुलाई से ये डिफ्यूजन के आई मीन ब्लड कैपिलरी में जाता है, और वहां से एल्वुलाई में चला जाता है, और एल्वुलाई से ये ब्रीथ आउट होकर के बाहर चला जाता है। क्योंकि एल्वुलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 40 mmHg, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसमें था 45 mmHg, तो आराम से डिफ्यूज होकर के ये अंदर एल्वुलाई में चला जाता है, वहां से बाहर चला। होप माय पॉइंट इज क्लियर टू। ये जो पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है, इसको चलिए हम लोग लाइन इधर समझने का प्रयास करते हैं। मैंने जो एक्सप्लेन किया इसको समझने का प्रयास समझते हैं। देखो, अब ऑक्सीजन की तो बात ही क्या करें, ऑक्सीजन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 45 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg होता है।
और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है 40 mmHg। ठीक है। अब ऑब्वियस है कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर जाएगा। ब्लड के अंदर जाने के बाद से क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छा खासा परसेंटेज 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट थे ना, हीम और ग्लोबिन था ना, तो ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है। और हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के बाद से ये बनाते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में रेड ब्लड सेल्स के अंदर 20 to 25%, मतलब एवरेज 23% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। यही नहीं, 7% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, समझना बात, 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। 23% रेड ब्लड सेल के अंदर कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड विल बाइंड विथ ग्लोबिन नॉट हीम, तो उससे बाइंड कर जाता है। फिर क्या होता है कि रिमेनिंग 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन आरबीसी ओनली दे रिएक्ट विथ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज और जिंक आयन के प्रेजेंस में, और ये बनाता है H2CO3। क्या बनाता है भाई? H2CO3 बनाता है। और H2CO3 डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन। फिर से रिएक्शन को समझना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में, और फिर ये जिंक आयन के प्रेजेंस में, और ये बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में डिसोसिएट। फिर ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ना, ये यहां से प्लाज्मा में चला जाता है। ठीक है। अब लगातार ऐसे चल रहा है, बाइकार्बोनेट आयन विच इज निगेटिवली चार्ज, दिस विल कंटिन्यूअसली पंप आउट। अब उस चार्ज को मेंटेन करने के लिए ना प्लाज्मा जो है वो एक क्लोराइड आयन दे देता है। जितने बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में जाएंगे उतने ही वो क्लोराइड आयन अंदर दे देगा, है ना। इस फिनोमिना को कहते हैं हम लोग क्लोराइड आयन शिफ्ट। बेसिकली फॉर मेंटेनिंग मेम्ब्रेन पोलैरिटी, bicarbonate ion will exchange with chloride ion, and that is only called chloride ion shift or Hamburger phenomena। और इस तरह से टोटल 100% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के अंदर लोड हो जाता है। अब इसे कहते हैं हम लोग डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 40 mmHg, है ना। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 45 mmHg। इसमें 77% प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और 23% आरबीसी के अंदर होता है। तो 77% कैसे? 7% तो डिजोल्व फॉर्म में, और 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में प्लाज्मा में ही ट्रांसपोर्ट होता है ना, ऐसे। और ऐसे ये ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपोर्ट होकर के ये हार्ट के थ्रू ये हमारे एल्वुलाई के पास जाता है, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का 7% आराम से डिफ्यूजन होकर के, जो डिजोल्व फॉर्म में आया था, डिफ्यूज होकर के एल्वोलाई के अंदर चला जाता है। 23% जो होता है वो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में था। ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के फॉर्म, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आराम से डिफ्यूज होकर के एल्वोलाई में चला जाता है। ठीक है। यस, ये डिफ्यूज होकर के किस में चला गया भाई? एल्वुलाई के अंदर चला गया। अब क्या है, बात को समझिए। ठीक है, चलो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के एल्वुलाई में चला गया, बढ़िया है, सही है। लेकिन क्या है ना कि ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये यहीं पर डिसोसिएट क्यों होता है? मतलब कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन का यहीं पर डिसोसिएशन क्यों होता है एल्वुलाई में? तो भाई इसका आंसर है हाल्डेने इफेक्ट। एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार ऑक्सीजन हाई होता है ना। और हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन causes dissociation of carbamino hemoglobin, that is only called Haldane effect। तो हाल्डने इफेक्ट जो होता है बोर्स इफेक्ट का ठीक उल्टा लग रहा है मुझे, है ना, उसकी वजह से यहाँ पर कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। तो इस तरह से 23% और 7% टोटल 30% डिफ्यूज होकर के ये एल्वोलाई में चला गया। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा था? बाकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहा था बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में।
ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ना, ये वापस से एल्वुलाई के अंदर जाता है, सॉरी, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाता है। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करता है, और हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके ये बनाता है H2CO3। और ये H2CO3 जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज और जिंक आयन के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है वापस से। मतलब सब कुछ जिस समय लोडिंग के टाइम में हो रहा था ना, उसका ठीक अपोजिट हो रहा है। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन था, बाइकार्बोनेट आयन अंदर गया, ये वापस से H2CO3 बना, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज और जिंक आयन के प्रेजेंस में ये डिसोसिएट हो गया H2O और CO2 में, और CO2 बाहर चला गया। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हुआ। भाई एक पॉइंट याद रखना, 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर 4 ml ऑफ CO। कितना CO2 डिलीवर होता है? 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर होता है। ठीक है, और वहां से फिर ब्रीद आउट में बाहर चला जाता है। यहां पर भाई मैंने कंप्लीट करा दिया आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करा दिया। थोड़ा हम लोग एनसीईआरटी में देखते हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। Blood is medium of transport of oxygen and carbon dioxide. 97% of the oxygen is transported by RBC in blood, and 3% of oxygen is carried in dissolved form through the plasma. Nearly 20 to 25% of carbon dioxide is transported in RBC in the bicarb are seven in RBC, whereas 70% is carried in bicarbonate form in plasma. 7% of carbon dioxide is carried is dissolved state in plasma। भाई बहुत इजीली बता दिया गया यहाँ पे। अच्छा, इधर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखते हैं हम लोग डिटेल में क्या लिखा हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, एज इट बाइंड विथ as it bind with globin, that's why we'll call them carbaminohemoglobin। और 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होता है। द बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमने देखा था ना, टिश्यू जो था, टिश्यू के अंदर देखा था ना, टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, इसलिए ये यहाँ से टिश्यू से ब्लड में एंटर करता है। फिर क्या, फिर हमने देखा P partial pressure of oxygen is a major factor which could affect the binding. When partial pressure of carbon dioxide is high and partial pressure of oxygen is low, as in the tissue, more binding of carbon dioxide occurs. Whereas when partial pressure of carbon dioxide is low and partial pressure of oxygen is high in the alveoli, dissociation of carbon dioxide from carb amino hemoglobin take place। अरे भाई यही तो बोर्स इफेक्ट और हाल्ने इफेक्ट है ना। टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए वहां पर लोडिंग होती है। और एल्वुलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ, उसको मतलब बोर्स इफेक्ट कहते हैं, और एल्वुलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, इसलिए कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कहते हैं, उसको अनलोडिंग होता है, उसको हाल्डने इफेक्ट कहते हैं। पार्शियल जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो गया, अच्छा ठीक है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड विच बाउंड विद द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यूज इज डिलीवर्ड टू द एल्वोलाई। आरबीसी contain very high concentration of enzymes, carbonic anhydrase enzyme, and minute quantity is also present in plasma। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कार्बोनिक एसिड बना रहा था, ये प्लाज्मा में भी होता है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट फॉलोइंग रिएक्शन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो वाटर से रिएक्ट किया कार्बोनिक एनहाइड्रेज और जिंक आयन के प्रेजेंस में, ये कार्बोनिक एसिड बना,
और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ही बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन। ठीक है। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, टिश्यू में हाई होता है ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड diffuses into the blood and form bicarbonate ion and hydrogen ion। टिश्यू के अंदर वही तो मैंने बताया था, टिश्यू के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसमें बड़े मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उससे पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। और एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है। दिस रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 and H2। Thus, carbon dioxide is trapped as a bicarbonate ion at the tissue level, is transported to the alveoli, is released out as a carbon dioxide। Each 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of carbon dioxide to alveoli। ये डिस्कस कर चुके हैं आप लोग। यहां पर भाई हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट खत्म। अब चलते हैं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, उसको देखते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता क्या है समझिए। आप ये तो जानते हो ना कि जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेन फैक्टर जो है वो क्या होगा जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग को अफेक्ट करता है, तो आप बोलोगे कि सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा उतना ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, है ना। लेकिन यही सिर्फ ऑक्सीजन ही का पार्शियल प्रेशर ही एक एलोन फैक्टर नहीं होता है, कुछ वैसे ही फैक्टर होते हैं। जैसे मान लो कि कहीं आप विवाह कर रहे हैं, तो जनरली हम क्या समझते हैं, लड़का लड़की खुश है तो शादी हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसे नहीं होता। हमारा इंडियन सोसाइटी जो है कहता है कि भाई पापा भी तो एग्री होने चाहिए, मम्मी भी तो एग्री होनी चाहिए, भैया भी तो एग्री होना चाहिए, चाचा भी तो एग्री होने चाहिए, सोसाइटी पूरी सोसाइटी एग्री होनी चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होता है फिर, उसी तरह से जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। वहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब पीएच का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहां पर टेम्परेचर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यहाँ पे बेटा 2,3-बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड का भी रोल होता है। अब ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है ना, ये एक्सप्लेन करता है कि ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये कैसे अफेक्ट करते हैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बाइंडिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझते हैं। जैसे समझिए, बात को समझना। जैसे मैंने क्या किया कि एक एक्सिस पर लिया मेन फैक्टर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया, है ना। और दूसरा जो एक्सिस है उस पे लिया परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। मतलब आपके बॉडी में जो भी हीमोग्लोबिन है वो कितना परसेंट ऑक्सीजन से बाइंड कर जा रहा है। मान लो आपके बॉडी के अंदर 100 हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, अगर 100 में से 25 बाइंड कर गए ऑक्सीजन से, तो हम कहेंगे कि आपका 25% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सेचुरेट हो चुका है। अगर मान लीजिए कि 50% बाइंड कर गए, तो हम कहेंगे 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सेचुरेट हो चुका है। और अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल बाइंड कर गए, तो हम कहेंगे सब सेचुरेट हो चुका है, 100% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सेचुरेट हो चुका है। तो ऐसा देखा गया है कि अगर आप एक एक्सिस पर ले रहे हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और दूसरे एक्सिस पर ले रहे हैं परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, तो आपको ऐसा सिग्मॉइड कर्व मिलेगा। ठीक है। सिग्मॉइड कर्व जो है, इससे अगर आप पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो 50% जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो लगभग 25 to 30 mmHg पार्शियल प्रेशर में ऑक्सीजन से सेचुरेट होता है। कितना? 27 mmHg पार्शियल प्रेशर से सेचुरेट हो जाता है। 25 to 30 का एवरेज आ गया 27 mmHg। ओके।
अच्छा, सिग्मॉइड कर्व ये भी बताता है कि स्टार्टिंग में तो बाइंडिंग स्लो हो रही है, लेकिन अचानक से ये बाइंडिंग खूब बढ़ जा रही है और फिर सेचुरेट भी हो जा रहा है। स्टार्टिंग में बाइंडिंग स्लो हो रहा है, फिर इंक्रीज हो गया, और फिर क्या हुआ, सेचुरेट हो गया बाइंडिंग। ऐसा क्यों होता है मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि ये तो चलो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हो रहा था, लगभग 25 to 30 mmHg पर 50% सेचुरेशन हो रहा था। मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये जो मीडियम जहां भी ये रिएक्शन हो रहा था, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग हो रही थी, वहां पर मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर दिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भाई जैसे ही मैंने इंक्रीज किया ना, तो मैंने ऑब्जर्व किया ये जो कर्व है, ये कर्व तो राइट साइड चला है। मैंने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो देखा कि ये कर्व राइट साइड में शिफ्ट कर गया। मैंने देखा हाइड्रोजन आयन इंक्रीज किया तो देखा ये कर्व राइट साइड शिफ्ट किया। पीएच इंक्रीज डिक्रीज किया तो देखा कर्व राइट साइड शिफ्ट कर गया। 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कंपाउंड प्रेजेंट इन आरबीसी, जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ाया तो ये कर्व राइट साइड में शिफ्ट कर गया। क्यों शिफ्ट हुआ समझिए। देखो वो ये जितने भी फैक्टर मैंने लिखे हैं ना, आइदर इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये जितने भी फैक्टर्स हैं सारे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग को नहीं, डिसोसिएशन को प्रमोट कर। भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाओगे, उसकी भी तो अच्छी खासी एफिनिटी है, 20 to 25 टाइम ज्यादा एफिनिटी है उसका, ऑक्सीजन के कंपेयर में ज्यादा एफिनिटी है। वो बोलेगा कि मैं बाइंड करूंगा, और जब ये बाइंड करेगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन को हटना पड़ेगा, मतलब डिसोसिएशन होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कम हो जाती है, और जब सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कम होगी ना तो भाई फिर बाइंडिंग ठीक से नहीं होगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर, मींस पीएच डिक्रीज करने पर, या 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इंक्रीज करने पर, वो जो मॉलिक्यूल, अच्छा हाइड्रोजन आयन पीएच की बात करते हैं, फिर हीमोग्लोबिन में हाइड्रोजन आयन बाइंड कर जाएंगे तो उसका केमिकल नेचर बदल जाएगा ना, तो ऑक्सीजन से बाइंड करने में दिक्कत होगी। 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बाइंड करवाओगे तो वो खुद बाइंड होगा, वो बाइंड होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से बाइंड होगा। तो ये जितने भी फैक्टर्स है ना, ये सारे के सारे फैक्टर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग को प्रमोट नहीं करते, उसके डिसोसिएशन को प्रमोट करते हैं। भाई इसकी जरूरत भी है, ऐसा नहीं होगा तो टिश्यू के अंदर फिर कैसे गैसेस का एक्सचेंज होगा बताओ। यहाँ पर अगर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है, अगर ये अलग नहीं होंगे, यहाँ पर देखें, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन यहाँ पे अलग नहीं होंगे तो कैसे जाएगा ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर। तो डिसोसिएशन भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वहीं पर हमने क्या किया, ये जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम कर दिया, तो ये देखा कि ये कर्व जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है। जब हमने पीएच बढ़ा दिया, जब हम टेम्परेचर कम कर दिया, जब हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम कर दिया, जब 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कम कर दिया, तो हमने देखा अब तो कम पार्शियल प्रेशर पर ही ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड कर, मतलब लेफ्ट साइड में मूव करना, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग को प्रमोट किया जाता है। होप माय पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया भाई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। एक क्वेश्चन है, अगर ये जो एक एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं, दूसरे एक्सिस पर अगर हम परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन ले रहे हैं, अच्छा चलो इसी कर्व में अगर हम मायोग्लोबिन को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो कैसा बनेगा ये देखते हैं। देखो, हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग होती है ना, ये सिग्मॉइड कर्व क्यों देती है, ये समझने वाली बात। देखो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है, ये होती है कोऑपरेटिव बाइंडिंग। पहला जब बाइंड हुआ तो स्लो हुआ, और दूसरा तीसरा चौथा बहुत तेजी से बने, और चौथे में तो ये मॉलिक्यूल सेचुरेट, इसीलिए स्टार्टिंग में स्लो, फिर फास्ट, और फिर सेचुरेट होकर के एक स्टैग्नेंट फेज में चला आता है, सिग्मॉइड कर्व होता है। वहीं पर मायोग्लोबिन को देखा जाए ना, तो मायोग्लोबिन के अंदर सिर्फ एक हीम होता है। तो अगर इसमें ऑक्सीजन बाइंड करेगा और इसको आप इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में कंपेयर करोगे, तो ये आपको कैसा कर्व मिलेगा, ऐसा जे शेप कर्व मिलेगा। क्यों,
कि जैसे ही एक हीम से बाइंड हुआ वो तुरंत सेचुरेट हो गया। अच्छा, अगर यहीं पर अगर आप इसी कर पर अगर आप फीटल हीमोग्लोबिन को सेट करने की कोशिश करोगे तो फीटल हीमोग्लोबिन क्या होता है समझिए। देखिए, फीटल हीमोग्लोबिन होता है ना, ये वो हीमोग्लोबिन होता है जो बच्चा मदर के उम्र में रहता है उसके अंदर रहता है। भाई बच्चे को कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है? बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है मदर से, है ना। फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज्यादा होती है। इसके अंदर भी 4 हीम होते हैं, इसके अंदर भी ग्लोबिन होता है, लेकिन इसमें 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 डेल्टा चेन होते हैं। अब डेल्टा चेन जो होता है ना ग्लोबिन का, इसकी वजह से, डेल्टा चेन की वजह से क्या होता है कि इसकी जो एफिनिटी होती है फीटल हीमोग्लोबिन की, वो 2,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से कम होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि 2,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसको अफेक्ट नहीं कर पाता है और ये स्मूथली ऑक्सीजन से बाइंड करता है, तो जिसकी जरूरत भी है। जैसे देखो, आप सांस ले रहे हो तो आप 159 mmHg पे सांस ले रहे हो, है ना। बच्चा जो सांस ले रहा है वो तो मदर के ब्लड से ले रहा है ना। मदर के ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 95 mmHg है, उससे ले रहा है सांस ये। तो इसकी ज्यादा एफिनिटी तो वैसे भी होनी चाहिए। अगर आप इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में शिफ्ट करना चाहोगे तो 1 या 2 कौन सा फीटल हीमोग्लोबिन का कर्व होगा एडल्ट के कंपेयर में? तो आंसर होगा फर्स्ट। ये कम पार्शियल प्रेशर पर भी ज्यादा से ज्यादा बाइंड होगा। होप माई पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो यहां पर मैंने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। समझना बात को आप। देखो, हमारे ब्रेन जो होता है ना, उसमें जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, इस मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर एक एरिया होता है, उसका नाम है रेस्पिरेटरी। यहाँ पे जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, इसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये बेटा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है ना, यही कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन। ठीक है, प्राइमरी कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन होता है, इस प्राइमरी कंट्रोल रेस्पिरेशन। बेटा ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है, ये मेडुला में होता है। और इसके अंदर इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और दूसरा जो होता है वो होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो होता है वो इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों को कंट्रोल करता है। समझ रहे आप लोग? देखो, ब्रीदिंग का जो प्राइमरी, अभी जो आप ब्रीदिंग कर रहे हो ना नॉर्मली, ये पूरी पूरी तरह से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही कंट्रोल कर रहा है ना। अब क्या है कि ये जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ठीक है, इंस्पिरेशन और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों कंट्रोल कर रहा है। जो नॉर्मल पेस होता है, जैसे आपसे पूछा जाता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट क्या होता है, तो आप बताते हो ना जैसे नोट, उसी तरह से आपसे पूछा जाए ब्रीदिंग का पेस मेकर कौन होता है, तो भाई ब्रीदिंग का पेस मेकर होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये एक सेंटर जो होता है, ये हमारे प्राइमरली रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। उसके अलावा हमारा जो पॉन्स होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर पॉन्स होता है, उसके अंदर एक एरिया होता है, उसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है ना, ये भी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, बट हाउ इट कंट्रोल, इट एक्ट ऑन, इट मॉडरेट, इट चेंज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को चेंज करके और ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का काम है। जैसे आप एक काम करो, आप अपनी ब्रीदिंग कुछ देर के लिए रोको। आपने ऑब्जर्व किया क्या, जब ब्रीदिंग रोक करके काफी देर तक और फिर से जब आप उसको रिज्यूम करते हो, तो एक्सपिरेशन का टाइम पीरियड बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है समझिए। जब आप जब आप ब्रीदिंग रोक करके फिर से स्टार्ट करते हो ना, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि भैया
इंस्पिरेशन तो अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया इसको जल्दी जल्दी बाहर निकालो। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, नॉर्मली 2 2 सेकंड का इंस्पिरेशन होता है और 3 सेकंड का एक्सपिरेशन होता है। ये क्या करता है, ये इस इंस्पिरेशन को कम करके मान लो 1.5 कर देता है या 1 कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा इंस्पिर जो साइकिल जो ब्रीदिंग साइकिल है वो सिर्फ 4 सेकंड में कंप्लीट हो गया, 4.5 सेकंड में कंप्लीट हो गया। तो आप 1 मिनट में ज्यादा बार ब्रीद आउट कर पाओगे ना, और ज्यादा बार ब्रीद आउट कर पाओगे तो ज्यादा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके बाहर जाएगा। यस। तो आपसे पूछा जाए कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैसे वर्क करता है, कैसे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, तो आपने बताना है ये इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम करता है। इट एक्ट ऑन स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन, स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, उसके पास ही एक एरिया होता है, उसको कहते हैं सेंट्रल कीमोसेंसिटिव रीजन। ये जो सेंट्रल कीमोसेंसिटिव रीजन होता है, वहां से जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड घूमता है ना, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लेवल को डिटेक्ट करते रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का लेवल जैसे ही कम इंक्रीज हुआ, इमीडिएटली दे विल सेंड सिग्नल टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर टू मेक इसेंशियल चेंजेस। जैसे ही ये हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है, इमीडिएटली ये लोग रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कहते हैं भैया जो करना है कर लो, ये बढ़ चुका है। ठीक है। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज होगा ना हमारे ब्लड में, तो ये देख लो आपके प्लाज्मा में भी तो ये रिएक्शन होगा, बिकॉज इन प्लाज्मा ऑल्सो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट। तो ये हमारे ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो हाइड्रोजन आयन भी इंक्रीज होता है। ठीक है। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया ब्रेन में। देखो जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट में आपको पता है कि पल्मोनरी सॉरी आयोटा जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है बॉडी के सारे टिश्यूज के अंदर। इस आयोटा के अंदर प्लस ब्रेन को जो सप्लाई कर रहा है आर्टरी, वो कैरोटिड आर्टरी। इन दोनों के अंदर, कैरोटिड आर्टरी और आयोटा, ये दोनों के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, उनको कहते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। ये बेटा जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये हमारे ब्लड में डिटेक्ट करते रहते हैं कि कितना हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे ही ये ज्यादा होता है, तुरंत ये दोनों कैरोटिड बॉडी और आयोटिक बॉडी, जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं, वो केमिकल डिटेक्ट करते हैं, इमीडिएटली ये सिग्नल सेंड करते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि भैया चेंज करना है कर लो, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुका है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे ब्लड में ज्यादा होना बहुत ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, यही पॉइंट जो हमारा एनसीईआरटी है इसमें देखते हैं। अच्छा, अभी तक हमने ब्रीदिंग के कंट्रोल में कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का बात किया क्या? नहीं। ऑक्सीजन का बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट रोल होता है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में। देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में क्या लिखा हुआ है। देखो, ह्यूमन बीइंग हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of body tissues। आपके बॉडी में डिमांड हमेशा एक जैसा नहीं होता है ना, तो आपके बॉडी के डिमांड को सूट करने के लिए हमारे पास यूनिक एबिलिटी होती है। दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम, स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द medulla region of the brain called respiratory rhythm center is primarily responsible for regulation. Yes. Another center present in Pons region, that is called pneumotaxic region, is also can moderate the function of respiratory rhythm center। न्यूर जो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को चेंज करता है और उसको मॉडरेट करके ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। A chemosensitive area is situated adjacent to rhythm center. Rhythm center is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen। Yes, मैंने वही तो बताया था कि सेंट्रल कीमोसेंसिटिव रीजन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लेवल को ब्लड में और सीएसएफ में डिटेक्ट करता है। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंसेस एक्टिवेट द सेंटर which in turn signal to rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which substances can eliminate, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन एलिमिनेट हो सके। रिसेप्टर एसोसिएटेड टू आयोटिक आर्च
and carotid artery also can recognize carbon dioxide and hydrogen ion concentration and send necessary signal to rhythm center for remedial action. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant. ये तो मैं बता रहा था. यस. अब बात करते हैं हम लोग डिसऑर्डर्स की, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम अस्थमा की बात करते हैं. बेटा अस्थमा जो होता है ना, अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. अस्थमा क्या होता है? इट्स अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है. ओके. अस्थमा में पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है और एक बैकग्राउंड साउंड जैसा सुनने में आता है जिसको व्हीजिंग साउंड कहते हैं. और इसमें क्या होता है, ये इसका रीजन क्या होता है कि जो ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स होते हैं ना, ब्रोंकस का प्लूरल होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स जो होते हैं ना, वो उसमें इंफ्लामेशन. ठीक है. अब ये कैसे होता है, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, बाय डिटेल में समझो. देखो, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, समझिए. जैसे मान लो कि ये एक पर्सन है. ये पर्सन एक गार्डन में गया, है ना. एक गार्डन में गया, ब्रीदिंग कर रहा था, तो पॉलन ग्रेन इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर गया. पॉलन ग्रेन इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हुआ. बॉडी ने समझा कि अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज इंटर कर गई. अब ये पॉलन ग्रेन जब अंदर गई, तो क्या हुआ कि बी लिम्फो का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया. बी लिम्फोसाइट ने प्लाज्मा सेल बनाया, प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी बनाया. एंटीबॉडी जाकर के इस पॉलन ग्रेन से बाइंड किया, और बाइंड होने के बाद से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लिया. वैसे भी पॉलन ग्रेन कुछ हार्म तो करने वाला नहीं था, लेकिन चलिए, यहाँ पर उसको एंटीजन बना करके फ्रेम करके उसे फाइट किया एंटीबॉडी के द्वारा. लेकिन ये एंटीजन और एंटीबॉडी की जो फाइटिंग थी ना, इसको मेमोरी बी सेल ने याद कर ली. समझना बात को. इसको किसने याद किया? मेमोरी बी सेल ने याद कर ली. और मेमोरी बी सेल ने इसको याद किया. अब ये याद रखेगा, अगली बार क्या हुआ कि सेम पर्सन वापस से सेम गार्डन में गया, सेम पॉलन ग्रेन से एक्सपोजर हुआ. अब ये मेमोरी बी सेल उसने जो याद करके रखा था, एंटीजन मतलब पॉलन ग्रेन और एंटीबॉडी की फाइट को, उसने वो एक्टिवेट हो गई. और उसने एक्टिवेट होकर के जो बी लिम्फोसाइट है, उससे बोला खूब सारा एंटीबॉडी बनाओ. खूब सारा एंटीबॉडी बना. अब ये एंटीबॉडी वैसे बाइंड तो होना चाहिए पॉलन ग्रेन से, लेकिन ये पॉलन ग्रेन से बाइंड नहीं हुआ. ये जाकर के बाइंड हो गया वहां पर मास्ट सेल्स थी, वो मास्ट सेल से बाइंड हो गया. ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो रहा है, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल में हो रहा है. अब मास्ट सेल्स जो है ना, आपको पता है कि ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं. तो इन्होंने ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल के वॉल के अंदर हिस्टामिन रिलीज किया, जिससे क्या हुआ कि वहां पर अंदर जो ब्लड वेसल्स थी, वो सारी फूल गई. वो सारी फूल गई. और जब वो फूल गई, वो डायलेट हो गई, तो उसकी थिकनेस बढ़ गई. और उसकी थिकनेस बढ़ गई, ये देखिए, पहले नॉर्मल था, और अब भाई देखो, इसका ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स का थिकनेस बढ़ गया. अब भाई बेटा, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल का थिकनेस बढ़ेगा, एयर कम जाएगा ना अब. और जब बेटा एयर कम अंदर जाएगा, तो फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तो होगी ही. यही होता है एलर्जी. एलर्जी में एक्सट्रीम इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ये सारी चीजें. ठीक है. नेक्स्ट है इम्फाइजिमा. एम्फाइजिमा भाई क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, और वो एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग से होता है. एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है? एल्वुलाई ऑफ लंग्स डैमेज हो जाते हैं. और एल्वुलाई ऑफ लंग्स जब डैमेज हो जाते हैं, तो सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल डिक्रीज. ठीक है. ये एम्फाइजिमा हो गया. नेक्स्ट डिजीज जो हमें देखना है, वो है न्यूमोकोनियोसिस. बेटा न्यूमोकोनियोसिस क्या होता है? लगातार जब आप डस्ट पार्टिकल को ब्रीद इन करते हो ना, तो जो आपको डिजीज होता है उसको न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं. मे बी पर्सन जो है, पर्सन का ऑक्यूपेशन ही ऐसा है जिसकी वजह से ये डिजीज हो. जैसे मान लो कोई पत्थर तोड़ रहा है, या कोई स्टोन कटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको न्यूमोकोनियोसिस होता है. भाई ये जो न्यूमोकोनियोसिस होता है, इस न्यूमोकोनियोसिस में लगातार डस्ट पार्टिकल इनहेल किया जाता है, जिससे
इन्फ्लामेशन होता है लंग्स के अंदर, फाइब्रोसिस होता है, मतलब लंग्स के अंदर फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है जिससे लंग्स और ज्यादा बर्बाद। ओके। अब ये न्यूमोकोनियोसिस दो टाइप के हैं, एक है सिलिकोसिस और दूसरा है भाई एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस होता है पत्थर का जो पाउडर होता है, मतलब कहीं पत्थर तोड़ा जा रहा है उसमें सिलिकॉन ऑक्साइड होता है ना, उसके लगातार इनहेलेशन से होता है, इसमें भी फाइब्रोसिस होता है। दूसरा एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस होता है जिसमें एस्बेस्टस के पार्टिकल ब्रीथ इन में अंदर चले जाते हैं और वो लंग्स को डैमेज करने का काम। ठीक है। देखिए एस्बेस्टोसिस में लंग कैंसर भी हो सकता है। ओके। फिर नेक्स्ट एक क्लिनिकल कंडीशन है वो है हाइपोक्सिया। देखो हाइपोक्सिया क्या होता है, अगर टिश्यू के अंदर, समझना बात को, अगर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो इसको हाइपोक्सिया कहते हैं। इस हाइपोक्सिया का रीजन बहुत सारा हो सकता है, जैसे इसका एक रीजन हो सकता है हाइयर एल्टीट्यूड पे जाना। देखो हाइयर एल्टीट्यूड पे जाते हो ना तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वहां पे कम होता है तो फिर आपके ब्लड में भी कम हो जाएगा, फिर टिश्यू में भी कम हो जाएगा, उसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है। दूसरा रीजन जो होता है वो होता है अनीमिया। अनीमिया मतलब आपका हीमोग्लोबिन ही कम हो गया। तो जब आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आपकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी भी तो कम हो गई, तो फिर होगा हाइपोक्सिया। मान लो कि पहले आपका 15 ग्राम हीमोग्लोबिन था तो ये 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता था, अब मान लो 10 ग्राम हो गया तो ये कितना कैरी करेगा, 13.4 ग्राम, 13.4 ml ऑक्सीजन ही कैरी होगा ना, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो कम हो गया ना, इसकी वजह से भी हाइपोक्सिया होता है। साइनाइड पॉइजनिंग से भी हाइपोक्सिया होता है, लेकिन ये तो फाइनल वाला हाइपोक्सिया है, इसमें तो आदमी का डेथ ही होता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से ना रिएक्ट नहीं कर, बाइंड नहीं करता है, रिएक्ट कर जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करके बना देता है इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर ही नहीं सकता, यस, कैनॉट कैरी ऑक्सीजन। ओके। एक और टर्म है भैया एक्लेमेटाइजेशन। एनसीईआरटी की बात बता रहा हूं, इसके क्वेश्चंस हैं, ये हाइपोक्सिया या एक्लेमेटाइजेशन के क्वेश्चन है एनसीईआरटी। एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है, जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हायर एल्टीट्यूड पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो कम होता है ना वहां पर। अब जब ऑक्सीजन वहां पे कम होगा तो क्या होगा, आपको हेडेक होगा, आपको चक्कर आएगा, डिजीनेस, आप ठीक से सांस नहीं ले पाओगे, ब्रेथलेसनेस, आपको नोजिया होगी, मतलब वोमिटिंग से पहले का जो सेंसेशन है उसको नोजिया कहते हैं। आपको फटीग भी हो सकता है। बॉडी आपका इससे बचने के लिए क्या करता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर देता है इमीडिएटली, कि ज्यादा से ज्यादा आप सांस लो तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में एंटर। दूसरा, इरिथ्रोपोइटिन हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। जब इरिथ्रोपोइटिन बढ़ता है तो इरिथ्रोपोइसिस मींस रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है ज्यादा, और ज्यादा रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन होगा तो वो ज्यादा हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप किया जाए और टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी नहीं। ये है भाई एक्लेमेटाइजेशन, मतलब हायर एल्टीट्यूड पर बॉडी जो है हमारा ऑक्सीजन की कमी से लड़ने के लिए जो भी करता है उसको एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। एम्फाइजमा इज क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वुलर वॉल गेट डैमेज, एल्वुलाई का वॉल इसमें डैमेज हो जाता है, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, इसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और इसका मेजर कॉज होता है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग मतलब ये मत समझ लेना बीड़ी पीने से नहीं होता, चाहे सिगरेट पियो, हुक्का पियो, बीड़ी पियो, डैमेज तो होगा। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन सर्टेन इंडस्ट्री, समझना बात को, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री। ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में या स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, सो मच डस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, और उसके एक्सपोजर से फिर क्या होता है, एस्बेस्टोसिस होता है, सिलिकोसिस होता है, जिसमें लंग्स डैमेज होता है, उसमें फाइब्रोसिस। तो भाई ये है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और यहाँ पर मैंने खत्म कर दिया एनसीईआरटी को।
बहुत एफर्ट लेते हैं हम लोग। अगर आपको भाई ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। वैसे हम पढ़ा करके आप लोग को बहुत खुश होते हैं, तो हमें आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में, ये जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना, उसके एक एक पिक्चर को, एनसीईआरटी के पिक्चर को स्निप करके अलग से इस वीडियो में देखेंगे कि इस पिक्चर का मीनिंग क्या है। जय श्री राम।